अस्सलाम वालेकुम। अब हम अकाउंटिंग साइकिल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एमसीक्यूज कर रहे थे उसको 20 से आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में कहाँ आती है। देखिए, एंडिंग इन्वेंट्री ना आपका एसिड होती है और ये विद इन अकाउंटिंग पीरियड कैश में कन्वर्ट हो सकती है। इसी वजह से करंट एसिड होती है, तो ये एसिड साइड में ही आएगी। बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री है वो हमारे एसिड साइड पे आती है। अब देखें, बैलेंस शीट में आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी बैलेंस शीट बनी हुई होगी, ये रही। इसमें तो एंडिंग इन्वेंट्री आप कहाँ डालते हैं? करंट एसेट्स में। ये नजर आ रहा होगा आपको एंडिंग इन्वेंट्री। सही बेटा, आगे चलते हैं। अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स जो है ना वो एंडिंग इन्वेंट्री को ही कहते हैं। वो क्या कहलाती हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री एक ही चीज होती है, तो ये ऑप्शन है हमारा। अनसोल्ड गुड्स इस साल के एंड में क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अनसोल्ड गुड्स अगले साल के शुरू में जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री है। लेकिन नॉर्मली अनसोल्ड गुड्स को जो है ना वो साल के एंड के लिहाज से पूछते हैं, और यहाँ एंड के लिहाज से ही पूछ रहा है, एट एंड। अगर ये एट एंड हटा देता ना तो अनसोल्ड गुड्स में ओपनिंग इन्वेंट्री का ऑप्शन भी ठीक हो जाता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब तो होता है वो गुड्स जो बिक गई। परचेज का मतलब होता है जो हमने खरीदी। तो जो एंड में अनसोल्ड गुड्स पड़ी होती है वो क्लोजिंग या एंडिंग इन्वेंट्री होती है। दिस इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या शो नहीं होता? देखिए, बैलेंस शीट में हर वो टाइटल शो होता है जो एसेट, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी। रेवेन्यू एक्सपेंस बैलेंस शीट में नहीं आते। तो इन्वेंट्री एसिड है, बैलेंस शीट में आएगा। बिल्डिंग एसिड है, बैलेंस शीट में आएगा। कैश एसिड है, बैलेंस शीट में आएगा। लैंड एक्सपेंस जो है ना, ये एक्सपेंस है, ये बैलेंस शीट में नहीं आता। सही। एक्रूड इनकम, देखें एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम हमने अर्न कर ली, रिसीव नहीं हुई, तो ये रिसीवेबल होता है। और रिसीवेबल बैलेंस शीट में कहाँ आता है? एसेट में, करंट एसेट में आता है। कॉन्ट्रा एसेट नहीं है, कैपिटल लायबिलिटी भी नहीं है। एक्रूड इनकम मतलब, अब इसमें मैं आपको कुछ टाइटल बता देता हूँ। देखें, एक्रूड इनकम जो है ना वो कहते हैं रिसीवेबल को, और एक्रूड एक्सपेंस जो है वो कहते हैं लायबिलिटी को। इसके अलावा अनअर्न्ड इनकम, ये भी कहते हैं लायबिलिटी को। और इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये कहते हैं एसेट को, करंट एसेट। तो ये टाइटल जो है ना ये आप याद कर लीजिएगा। ओके। ये बोल रहा है कि एक्रूड इनकम क्या एसिड है। ओके, क्लोजिंग एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड। क्लोजिंग एंट्री कब बनती है? देखिए, साल के एंड में बनती है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनती है, क्योंकि हमें अकाउंट साल के एंड में क्लोज करने होते हैं। ड्यूरिंग द ईयर हम क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस के अकाउंट हमें साल के एंड में इनकम स्टेटमेंट को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड भी नहीं बोल सकते आप, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ही जो है वो क्लोजिंग एंट्रीज बनती है। अब आ जाए, कैश सेल्स 12,000, क्रेडिट सेल्स 3,000, मतलब उधार पे बेचा है इन्होंने 3,000 का, कैश से बेचा 12,000 का। तो बताओ टोटल रेवेन्यू कितनी है? तो भाई दोनों रेवेन्यूज है ना, इन दोनों को सम कर लेंगे। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, ये जो आपको इनकम स्टेटमेंट नजर आ रहा है, ये इनकम स्टेटमेंट जो आपको नजर आ रहा है, इसमें जो आप ये सेल्स लेके जाते हैं, इसमें कैश सेल्स भी शामिल होती है, क्रेडिट सेल भी शामिल होती है। 2,60,000 का अमाउंट है, तो उन दोनों को ऐड करके टोटल सेल निकलती है। टोटल सेल कितनी निकलेगी? 12 + 3 15,000। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा। इफ द कंपनीज पॉलिसी इज टू रिकॉर्ड एडवांस पेमेंट एंड एसेट, मतलब कंपनी सारी एडवांस पेमेंट को एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करती है। तो पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम को कैसे रिकॉर्ड करेगी? प्रीपेड इंश्योरेंस बोलेगी। अगर इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करती है तो फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस बोलेगी। लेकिन अभी तो वो एडवांस एसेट रिकॉर्ड करती है तो प्रीपेड इंश्योरेंस बोलेगी। बाकी ये रेलेवेंट है, लायबिलिटी थोड़ी है कंपनी पर। कंपनी पेमेंट कर रही है तो कंपनी का एसेट है वो, एसेट होगा या एक्सपेंस होगा पेमेंट करते वक्त। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। प्रॉफिट डिक्रीजेज ऑनर इक्विटी, हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट ऑनर इक्विटी कम थोड़ी करेगा, बढ़ाएगा ऑनर के राइट। प्रॉफिट डज नॉट चेंज ऑनर इक्विटी, ये भी गलत है, चेंज तो करता है, बढ़ाता है। प्रॉफिट इंक्रीजेज बोथ लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी, ये कैसे हो सकता है? प्रॉफिट से आउटसाइडर का राइट बढ़ेगा क्या? गलत है ये। प्रॉफिट ऑनर के राइट को बढ़ाते हैं, हाँ ये सही है, ये करेक्ट वाला पूछ रहा था, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ऑनर इक्विटी में बढ़ने इजाफे के राइट जो वजूहत हैं वो क्या क्या होती हैं। अभी हमने इस चीज को बताया था ना, ये कि इनकम की वजह से ऑनर का राइट बढ़ता है, ये देखें। ओके, अब चलते हैं आगे। प्री पेमेंट, प्री पेमेंट मतलब एडवांस पेमेंट अगर आपने की है तो रिकॉर्ड करेंगे कैसे? लायबिलिटी, और देखिए दो तरीके होते हैं। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, एडवांस पेमेंट करती हैं और उसको एसिड रिकॉर्ड करती हैं, और उसको एसिड ही रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा। लेकिन कुछ कंपनीज ये करती हैं कि वो बोलती हैं एडवांस पेमेंट हमने की है और इससे हमें बेनिफिट इसी साल मिल जाएगा, तो इसको पहले से ही एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो, तो उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेती है। दो अप्रोचेस यूज होती हैं।
प्रीपेमेंट को एसेट भी रिकॉर्ड कर सकती है कंपनीज और एक्सपेंस भी, लेकिन रिकॉर्ड इसको एसेट करना चाहिए, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं। सही है, एडवांस पेमेंट की है तो एक्सपेंस या एसेट। इस तरीके से एडवांस रिसीव किया है तो उसको आप क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइबिलिटी या इनकम, लेकिन वो यहाँ है नहीं। द एरर इन कैश अकाउंट विल इफेक्ट। अच्छा, कैश में अगर एरर हो गया तो कैश कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, तो इम्पैक्ट किस पर आएगा, बैलेंस शीट पर ही आएगा। रेवेन्यू के किसी टाइटल में अगर गलती हो जाए तो वो इनकम स्टेटमेंट में इम्पैक्ट डालेगा। परचेज जर्नल में कब इम्पैक्ट आएगा, जब आप क्रेडिट परचेज की कोई ट्रांजेक्शन को एरर में एरर कर दें। सेल जर्नल में कब एरर आएगा, जब आप क्रेडिट सेल की किसी ट्रांजेक्शन में एरर कर दें। तो कैश जो है वो जाता बैलेंस शीट में है तो बैलेंस शीट में एरर होगा अगर कैश में एरर हो गया। दिस डज नॉट चेंज द ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी की तब्दीली के दोबारा मैं आपको वजूहत दिखा देता हूँ। ऑनर इक्विटी में तब्दीली की ये 4 वजूहत हैं, इन्वेस्टमेंट, इनकम, ड्राइंग, लॉस। अब ये क्या बोल रहा है, कौन सी नहीं है, तो देखिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट यस बढ़ाएगा, राइट बढ़ाएगा, ड्राइंग ऑनर के राइट को कम करेगा, प्रॉफिट ऑनर के राइट को बढ़ाएगा। फिक्स एसिड खरीदो तो ऑनर के राइट को चेंज, ऑनर का राइट चेंज नहीं होता। वजह, तो फिक्स एसिड है वो उसी एसिड से परचेज होगा ना जो ऑनर के राइट पास ऑलरेडी है। तो एक एसिड देकर दूसरा एसिड लेगा ऑनर तो उसके राइट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होगा। ओके, बिगिनिंग इन्वेंटरी में परचेज ऐड करो, एंडिंग इन्वेंटरी लेस करो तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स आता है। कैसे देखें, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। बिगिनिंग इन्वेंटरी अगर यहाँ होती ना तो उसमें हम ऐड करते किसको, बिगिनिंग इन्वेंटरी में परचेज को ऐड करते, फिर नीचे एंडिंग इन्वेंटरी लेस होती, कॉस्ट ऑफ गुड्स आता है। ये जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स को निकालने का तरीका है कि बिगिनिंग इन्वेंटरी परचेज को ऐड करो तो टोटल इन्वेंट्री आ जाएगी, टोटल इन्वेंट्री में से वो इन्वेंट्री जो सेल नहीं हुई उसको लेस करो तो जो इन्वेंट्री बिक गई है वो निकल जाएगी। अच्छा, अगर हम ये इक्वेशन ये लिखी होती कि बिगिनिंग इन्वेंट्री में परचेज को ऐड करो तो क्या आएगा, तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जबकि ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे करते हैं, सेल में से लेस हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करो तो ये जो इक्वेशन है ना ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। इन केस ऑफ लॉस रेवेन्यू इज ऑलवेज, अगर लॉस हुआ है, अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं इस चीज को कि अगर लॉस हुआ है तो रेवेन्यू हमेशा एक्सपेंसेस से क्या होगी, रेवेन्यू कम होगी। सही है, तो ये क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ लॉस रेवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट, लेस देन कॉस्ट। रेवेन्यू कम थी, एक्सपेंस ज्यादा था, कॉस्ट ज्यादा थी, जब भी तो लॉस हुआ है। और अगर रेवेन्यू ज्यादा होती, कॉस्ट कम होती तो प्रॉफिट हो जाता। ओके, इन ट्रायल बैलेंस सैलरी एक्सपेंस है 90,000, मतलब आपने ऑलरेडी 90,000 की सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड की हुई है। एडजस्टमेंट का एमसीक्यू है। फिर साल के एंड में एक्रूड सैलरी, एक्रूड सैलरी का मतलब होता है सैलरी इनकर हो गई लेकिन आपने पे नहीं की, मतलब एक्सपेंस हो चुका है 15,000 का, आप पर लाइबिलिटी है, लेकिन ये 15,000 का एक्सपेंस जो मजीद हुआ है ये आपके 90,000 के एक्सपेंस को बढ़ा देगा ना। तो टोटल सैलरी एक्सपेंस कितना होगा, 90 आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, वो एक्सपायर भी हो चुका है, 15,000 आपने मजीद पे किया है। इसकी एंट्री याद है आपको, इसकी एंट्री बनती है सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेएबल क्रेडिट। तो सैलरी एक्सपेंस में तो इजाफा हो रहा है ना, तो वो सैलरी एक्सपेंस पूछ रहा है। अब वो सैलरी एक्सपेंस पूछ रहा है तो 90,000 15,000 सम कर लेंगे आप, कितना बन जाएगा 1,05,000। लेकिन अगर वो यहाँ पूछ लेता कि सैलरीज पेएबल कितना है तो सैलरीज पेएबल में आप 15,000 पे लगा दो। सही, ये है चक्कर। डेप्रिसिएशन इज, देखिए डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स ये दो ऐसे एक्सपेंसेस हैं, और भी हैं वो अभी आपके सिलेबस से रेलेवेंट नहीं है, एमोटाइजेशन वगैरह है वो, जिसकी वजह से ना आपके पास एक्सपेंस के वक्त कैश नहीं जाता। आपने फर्नीचर परचेज किया, जब आपने फर्नीचर परचेज किया उस वक्त आपने कैश दे दिया, नहीं जब वो फर्नीचर एक्सपायर होगा तो आपके पास से कोई कैश नहीं जाएगा। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है ना वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसकी वजह से कोई भी कैश आपके पास से नहीं जाता। एक्रूड एक्सपेंस नहीं कह सकते, एक्रूड एक्सपेंस का मतलब पता है आपको कि आप एक्सपेंस हो गया पे नहीं किया, जबकि डेप्रिसिएशन की एसेट की कॉस्ट हम ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है एडवांस पे किया। ये प्रीपेड जो है ना ये एसेट के लिए यूज होता है, करंट एसेट के लिए, जबकि डेप्रिसिएशन का ताल्लुक फिक्स एसेट से होता है। कैश एक्सपेंस से होता ही नहीं है क्योंकि इसमें वजह से कैश तो पहले ही जा चुका होता है। तो नॉन कैश एक्सपेंस कौन कौन से नॉन कैश एक्सपेंस आपके पास आ सकते हैं, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स एंड एमोटाइजेशन। ओके, these accounts do not need to be adjusted at the end of the fiscal year। देखिए एडजस्टमेंट जो होती है ना वो 4 अकाउंट्स की होती है। अगर आप एडजस्टमेंट बनाएंगे तो 4 टाइप के अकाउंट्स की बन सकती है, मैं आपको दिखाता हूँ। एडजस्टमेंट बनाते वक्त क्या इसमें हो, ये देखिए एडजस्टमेंट जब हम बनाते हैं ना तो वो इफेक्ट डालता है एसेट पर, लायबिलिटी पर, रेवेन्यू पर, एक्सपेंस पर। कैपिटल पर इंपैक्ट नहीं डालता एडजस्टिंग एंट्रीज। एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू या एक्सपेंस, ये 4 चीजें चेंज होती हैं। ये बोल रहा है कि these account do not need to be adjusted at the end of the fiscal year। और अच्छा एडजस्टमेंट कैपिटल की हो जाती है लेकिन वो क्लोजिंग एंट्री में होती है। तो रेवेन्यू अकाउंट को हम एडजस्ट करते हैं, एक्सपेंस को एडजस्ट करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस को एडजस्ट करते हैं,
कैश या बैंक को आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं। लेकिन उनको करते भी है एक तरीके से कि आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के अपने बैंक के बैलेंस को अपडेट करते हैं। तो ये एमसीक्यू थोड़ा सा डिफेक्टिव है, लेकिन इसमें ये 3 ऑप्शन जो है ना, ये तो आप एडजस्ट करते ही करते हैं ना 100%। इसकी एडजस्टमेंट बहुत कम हो सकती है, कैश की जैसे नहीं होती, बहुत कम हो सकती है। इस वजह से ये ऑप्शन पे हम लगा रहे हैं। हालांकि इस एमसीक्यू के अंदर जो है ये बैंक भी एडजस्ट होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की मदद से हम करते हैं इसको। लेकिन एडजस्टिंग एंट्री में ये नहीं आते कैश या बैंक। असल में वो जो एडजस्टिंग एंट्रीज हम लोग बनाते हैं ना फॉर्मली एक्रूअल कॉन्सेप्ट के तहत, उसके तहत कैश या बैंक नहीं आते। इस वजह से ये शायद पूछ रहा है कि इसको हम एडजस्ट नहीं करते, तो इस पर ही हम लगाएंगे। These accounts are not shown in the post closing trial balance। अब देखिए पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस क्या होता है। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनता है क्लोजिंग एंट्री के बाद। तो रेवेन्यू एक्सपेंस तो क्लोज हो चुके होते हैं, ड्राइंग भी क्लोज हो चुका होता है। तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में सिर्फ हमारे पास क्या आते हैं, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में सिर्फ हमारे पास एसिड, लायबिलिटी और कैपिटल आता है। देखिए एसिड आ गया, सारे एसिड नजर आ रहे हैं, कॉन्ट्रा एसिड एसिड, कॉन्ट्रा एसिड एसिड, ये सारे नजर आ रहे हैं। लायबिलिटी नजर आ रही है, कैपिटल, बस ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में होता है। रेवेन्यू एक्सपेंस ड्राइंग पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं होता। वजह क्या है इसकी, कि हम क्लोजिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो इन 3 अकाउंट्स को क्लोज कर चुके होते हैं। क्लोजिंग प्रोसेस के बाद बनता है पोस्ट क्लोजिंग, तो ये 3 अकाउंट होते हैं इसमें, बाकी नहीं होते। तो हम ये क्या बोल रहे हैं, कौन से अकाउंट पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं होते, करंट अकाउंट, कॉन्ट्रा अकाउंट, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, ड्राइंग अकाउंट, मर्चेंट इन्वेंटरी एंडिंग। तो ड्राइंग नहीं होता ना, ड्राइंग क्लोज हो चुका होता है। कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट होता है, जैसे अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। करंट अकाउंट भी होता है, मतलब अगर करंट अकाउंट पार्टनरशिप में ओपन हो रहा है तो। और मर्चेंट इन्वेंटरी एंडिंग तो होती है, ड्राइंग नहीं होती। तो अगर ड्राइंग रेवेन्यू एक्सपेंस में तो कोई ऑप्शन होता है तो उस पर हम टिक करते हैं, और ड्राइंग है हमारे पास यहाँ। 38 क्या है, कौन सी चीज, कौन सा आइटम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों में आता है। तो आप याद रखें हमेशा, एक ही टाइटल है जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों में आता है, दैट इज एंडिंग इन्वेंट्री। मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखें आपके पास ये है इनकम स्टेटमेंट, इसमें एंडिंग इन्वेंट्री नजर आ रही है आपको 263667, यही बैलेंस शीट में भी नजर आएगी आपको, क्योंकि ये एसिड होता है ना, ये बच जाता है तो आप इसको बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। ये देखें, ये एंडिंग इन्वेंट्री आ गई 263667। तो यही वो टाइटल है जो दोनों जगह पर आता है, एंडिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं। एंडिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में भी आता है, बैलेंस शीट में भी आता है। दिस इज अ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट जो 1000 साल चल फिक्सर चलता है ना, ये बाकी ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड, मर्चेंडाइज, विद इन अकाउंटिंग पीरियड मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएगा या कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस डज नॉट अफेक्ट ऑनर इक्विटी। तो ऑनर इक्विटी में आपको मालूम है, लॉस ऑनर इक्विटी को कम करता है, ड्राइंग ऑनर इक्विटी को कम करता है, इन्वेस्टमेंट ऑनर इक्विटी को बढ़ाती है। रिडम्पशन ऑफ लोन का मतलब क्या होता है, रिडम्पशन लोन का मतलब होता है आप लोन रिटर्न कर रहे हैं, तो लोन रिटर्न करने से ऑनर के राइट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, बल्कि जो क्रेडिटर है उसका राइट कम होगा। इसी वजह से ये ऑनर इक्विटी पर इम्पैक्ट नहीं डालता। तो देखिए हमने 40 एमसीक्यूज कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, फिर इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई भी करेंगे आपको। अब इसके एमसीक्यूज जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एमसीक्यूज यानी कि अकाउंटिंग साइकिल के एमसीक्यूज पेपर में ज्यादा क्वांटिटी में आए हैं, एग्जामिन हुए हैं, इसी वजह से इसकी वीडियो जो है 4 पार्ट्स में बनाई गई है। अभी 2 पार्ट हो गए हैं, अभी 2 पार्ट हम और बनाएंगे।